हेलो, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। माय नेम इज़ सौरभ। आज हम डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर का एक टॉपिक है, दैट इज़ बिहार फ्लड। सो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, बिहार फ्लड, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। फ्लड्स की अगर हम बात करें तो ये आपका जो पेपर है ज्योग्राफी का, उसमें फ्लड कई बार आता है, फ्लडिंग के रिगार्डिंग। और ये नेचुरल डिजास्टर एंड फ्लड का भी पार्ट है। सो ये आपका जीएस पेपर 3 का भी पार्ट होता है, और जीएस पेपर जो आपका 1 है उसका भी पार्ट होता है। सो ये मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिगार्डिंग नेचुरल डिजास्टर एंड फ्लड्स की। अगर हम बात करें इस टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में, तो बिहार की अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत सारे एनुअल फ्लड आते हैं, तो उसमें से बिहार भी एक वन ऑफ देम है। सो वार्षिक यहाँ पे बहुत सारी बाढ़ आती है, उसमें से बिहार भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सेवरली ये अफेक्टेड है, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से यहाँ पे प्रभावित क्षेत्र है ये। यहाँ पे मिलियन ऑफ पीपल दैट आर डिस्प्लेस्ड एंड लाइवलीहुड्स आर डिसरप्टेड। तो यहाँ पे लाखों लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ता है, डिस्प्लेस होना पड़ता है। ऑल्सो उनका जो आजीविका है वो भी बुरी तरह से यहाँ पे प्रभावित होती है। रीजन की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफिकली ये वनरेबल है, भौगोलिक दशाओं के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है। इट इज कपल्ड विद ineffective flood control measures continues to exacerbate the problem। So यहाँ पे जो ये इनफेक्टिव फ्लड का कंट्रोल किया जा रहा है, कुछ एक इसके ऊपर सुधार लेने चाहिए, इससे निपटने के लिए कुछ एक स्टेप उठाने चाहिए, कदम उठाने चाहिए, जो कि प्रॉब्ली नहीं उठाए जा रहे, जिसके कारण यहाँ पे ये स्थिति और ज़्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें ज्योग्राफिक कंडीशंस की बात, तो फ्लडिंग जो है बिहार में, इसके बहुत सारे कारण हैं जो कि इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। प्रॉक्सिमिटी टू द हिमालयज, अगर हम बात करें बिहार की फर्स्ट पॉइंट, सो ये हिमालयस के बहुत ज़्यादा नज़दीक लगते हैं। अगर हम नॉर्थ बिहार की स्पेसिफिकली बात करें तो ये हिमालयस के डाउन स्ट्रीम विद नेपाल बहुत ज़्यादा नज़दीक साथ में सिचुएटेड है। यहाँ पे जो रिवर है वो ओरिजिनेट करती है हिमालयन क्षेत्रों से, जो कि बिहार तक आती हैं। अगर हम रिवर की बात करें स्पेशली, तो कोसी है, गंडक, और उसके साथ साथ में बागमती। तो ये नदियाँ बहुत सारा अपने साथ में अमाउंट ऑफ सेडिमेंट लेके आती हैं। ऑल्सो ये इस क्षेत्र को बहुत ज़्यादा फ्लड प्रोन बनाती हैं, बाढ़ प्रभावित या फिर बाढ़ संभावित क्षेत्र बनाती हैं। अगर हम रिवर के सेडिमेंट की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवसाद नदी अपने साथ लेके आती है, बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती हैं, क्योंकि ये जो रिवर हैं ये यंग हिमालय से निकलती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अपने साथ सेडिमेंट इनके साथ आते हैं, लूज सॉइल होती है, साथ साथ में ये ओवरफ्लो करते हैं वाटर को, रेन वाटर को, जिसके कारण वॉल्यूम बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाढ़ की सिचुएशन आ जाती है। थर्ड, अगर हम बात करें इसके बिहार की, तो बिहार में फ्लैट प्लेन्स हैं, जिसके कारण बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पानी का फ्लो, और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि पानी यहाँ से ड्रेन नहीं हो पाता ईजिली, और जिसके कारण बहुत सारे फ्लैट एरिया में जो पानी उसकी वाटर लॉगिंग शुरू हो जाती है, वाटर एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है मानसून सीजन के दौरान। नेक्स्ट, अगर हम बात करें परमानेंट यहाँ पे वाटर लॉगिंग का जो एरिया है पाया जाता है, क्योंकि लो लाइंग एरिया है, नीचे का क्षेत्र है, निचला क्षेत्र है, तो यहाँ पे चावर्स बनते हैं, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है ड्रेनेज सिस्टम, जिसके कारण लंबे समय तक वाटर लॉगिंग का यहाँ पे हमने एक जो है इशू देखा ही है। ऑल्सो इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो जितने भी इम्बैंकमेंट्स बनाए गए हैं चारों तरफ, वो इसको बहुत कम क्षेत्र देते हैं। जैसे कोसी के ऊपर एक नैरो चैनल बनाई गई, जिसके थ्रू रिवर को फ्लो करने के लिए टाइम नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, और उतना ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता। तो इसलिए रिवर जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप देखेंगे कि रिवर बेड बहुत ज़्यादा शैलो हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उथले हुए रिवर बेड यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसके कारण ओवरफ्लो का रिस्क आगे से आगे बढ़ता ही जाता है। नेक्स्ट, अगर बात करें कॉजेज ऑफ फ्लडिंग इन बिहार, तो पहला है हैवी रेनफॉल इन नेपाल। जब भी हैवी रेनफॉल होता है, फ्लैश फ्लड होते हैं नेपाल में, तो ये पानी लो लाइंग एरियाज में आता है, जिसके कारण हिमालयन क्षेत्र या उसके नीचे का जो क्षेत्र है वहाँ पे बिहार में नदियों का पानी बहुत ज़्यादा बिहार में आके बाढ़ या त्रासदी लेके आता है। ओवरफ्लो होता है रिवर्स का मानसून के टाइम, जिसके कारण स्नो फेड या फिर रेन फेड रिवर जो हैं ये बैंक और फ्लडिंग एरियाज को बढ़ा देते हैं लंबे क्षेत्र तक। नेक्स्ट, इम्बैंकमेंट का भी फेलियर होता है कई बार, जो है इसके लिए दीवारें बनाई जाती है चारों तरफ, तो स्ट्रक्चरल इश्यूज भी यहाँ पे देखे गए हैं, जो कि टूट जाते हैं, और कई बार फ्लड यहाँ पे बहुत सारी डैमेज करती है। ऑल्सो वाटर लॉगिंग की हमने बात देख ली, क्योंकि बहुत सारी रिवर जब इंक्रोचमेंट करती हैं, अतिक्रमण करती हैं, और बहुत सारा सिल्ट लेके आती हैं, तो ये वाटर जो है स्टेगनेंट हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारे बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो कई बार देखा जाता है कि वाटर जो है एकदम से बैराज से निकाला जाता है, बहुत सारे बराजेस होते हैं, उन बैरेज से जब पानी को एकदम से रिलीज किया जाता है, नेपाल में भी ऐसा बैरेज है, जब उसे कोसी बैरेज को खोल दिया जाता है, तो उसके कारण जो है ये भी कहीं ना कहीं एक भागीदारी देता है वाटर लेवल को राइज करने में और फ्लड को बढ़ाने में।
वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें कि इनको कैसे हैंडल किया जा सकता है, तो पहला जो है इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट, हमें एकीकृत बाढ़ प्रबंधन करना चाहिए, जिसमें हमें बहुत सारे एडिशनल बैरेज बनाने पड़ेंगे, डैम्स बनाने पड़ेंगे और एम्बैंकमेंट्स को और ज़्यादा हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमें इसके साथ साथ में अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को भी लगाने की ज़रूरत है, ताकि ईजिली यहाँ पे फ्लड को मैनेज किया जा सके। हमें नेपाल के साथ कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक लॉन्ग पेंडिंग प्रपोजल चल रहा है, जहाँ पे एक डैम बनानी चाहती है इंडियन गवर्नमेंट ओवर रिवर कोसी, जिसके लिए डिप्लोमेटिक कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। साथ साथ में नेपाल को इस इशू को एड्रेस करने के लिए इंडिया से डायलॉग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो हमें जितने भी एम्बैंकमेंट्स हैं, जितने भी ये दीवारें लगाई जाती है कंक्रीट की, उनको मेंटेन करने की ज़रूरत है, मॉडर्नाइजेशन करने की ज़रूरत है, ताकि रिवर जो चैनल है उसको एक वाइड एरिया मिले, ताकि फ्लड का इम्पैक्ट और फ्लड का जो मैनेजमेंट है ईजिली हो सके। ऑल्सो हमें स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन की ज़रूरत है, ताकि फ्लड जो है उसकी अर्ली फोरकास्टिंग हो सके। रिस्क रिडक्शन पॉलिसीज हमें लेके आनी चाहिए, हमें आपदा प्रबंधन के लिए ट्रेनिंग देनी चाहिए। ऑल्सो हमने कम्युनिटी को भी इसमें बीच में साथ में फ्लड प्रिपेयरनेस के लिए रेडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट, रिहेबिलिटेशन एंड अफेक्टेड पॉपुलेशन, जितनी भी पॉपुलेशन यहाँ पे अफेक्टेड है उनको रिहेबिलिटेट करना, उनका पुनर्वास करना, उन पॉपुलेशन को रीसेटल करने का काम करना चाहिए। कम्युनिटीज़ जहाँ पे भी फंस चुकी हैं उनको वहाँ से निकालने की ज़रूरत है, ताकि जो एनुअल डिस्प्लेसमेंट रेट है उसे कम किया जा सके। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? चेन्नई में स्टॉर्म वाटर के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया। ये केस स्टडी है जहाँ पे ये बता रहे हैं कि चेन्नई में 2015 में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज पैटर्न के लिए, ड्रेनेज को कम करने के लिए 2015 के बाद ये रीडिजाइनिंग की गई थी, और यहाँ पे रिवर बेड जो है सिटी में उसको इंक्रीज कर दिया गया था, ताकि स्टॉर्म वाटर जितना भी हो वो उसको कनेक्ट किया जाता था नेचुरल वाटर बॉडीज के साथ, ताकि पानी जो है इजीली फ्लो कर सके और वाटर लॉगिंग ना हो जब भी एनुअल हैवी रेनफॉल होता है। तो उसके लिए ये ऑप्शन रखा गया था। सूरत में भी अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है इसे लॉन्च किया गया है, ताकि जब भी फ्लड आने वाला हो तो उससे पहले अर्ली वार्निंग के थ्रू साइन मिल जाए। तो सूरत में फ्लड प्रोन सिटी है, जहाँ पे बहुत सारे फ्लड आते हैं। यहाँ पे फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप किया गया है, ताकि पहले ही इसे प्रोटेक्ट कर लिया जाए, मॉनिटर कर लिया जाए फ्लड को। और स्पेशली यहाँ पे तापी रिवर बेसिन के साथ जो है बहुत सारे फ्लड आते हैं, और ये सिस्टम जो है टाइमली इवैक्यूएशन, लोगों को बाहर निकालने के लिए, प्रेपरेशन के लिए, और ऑल्सो फ्लड के डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। सो हमने ये डिस्कशन किया है बिहार फ्लड्स के बारे में। फ्लड और नेचुरल डिजास्टर के ऊपर जीएस पेपर 3 में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू सो मच।